अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑफ इनर्शिया। अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो देखें, इनर्शिया एक रेजिस्टेंस है, या यूं कहें टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की। इनर्शिया के बारे में लिखूं तो इनर्शिया के बारे में हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ, या मेंटेन इट्स स्टेट कह देते हैं बस, क्योंकि स्टेट के अंदर वही आ जाती है कि रेस्ट या फिर मोशन। तो ये किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी है जिससे वो अपनी स्टेट को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। और ये इनर्शिया डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर। तो जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसमें ये टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट को रेस्ट में ही मेंटेन करेगा। अगर वो मोशन में है तो वो अपनी इस स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, जो कि उसमें क्या कर रहा है, इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास इनर्शिया की बात। और ये लॉज ऑफ मोशन के भी अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जब हम इनर्शिया की बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। और वो यही कहता है कि अ बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। तो ये बॉडी रेस्ट वाली रेस्ट में ही रहे तो ये क्या है, मेंटेन ही तो कर रहा है अपनी स्टेट को। या स्टेट ऑफ मोशन मोशन में ही रहे तो ये क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है अपनी स्टेट को। ठीक है, अब ये बात इनर्शिया जो है ये तो हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन के लिए। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो रोटेशनल मोशन में हम इनर्शिया नहीं पढ़ते, बल्कि अब हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन, इसको अगर मैं डिफाइन करूं किसके लिए, अपने इस रोटेशनल मोशन के लिए, तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिखते हैं कि अगेन ये प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू ड्यू टू विच ड्यू टू विच इट मेंटेन्स, देखें वही बात है ना, इट मेंटेन्स इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, वर्ड आ गया, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो वो इसलिए मूव कर रही है क्योंकि उसके पास क्या है, इनर्शिया है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसमें ये यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन ये शो कर रहा है कि उसके पास क्या है, कौन सा इनर्शिया है, उसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, which is called moment of inertia, is called moment of inertia। ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट वैसे भी टर्निंग को कहते हैं, ठीक है ना, रोटेशन को। तो अगर किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट की स्टेट को मेंटेन रखना, अगर एक फैन रुका हुआ है तो उसमें इनर्शिया कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी तरह अगर ये फैन चल रहा है तो वो फैन इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो चाहता है स्टेट को मेंटेन रखे। ठीक है ना, तो यहाँ पे रोटेशनल ऑब्जेक्ट के साथ जो इनर्शिया होगा उसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इसको हम फार्मूले में लिखते कैसे हैं, तो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैं इसकी मैथमेटिक्स लिखूं,
तो मैथमेटिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। यहां पर m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और r क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है, इस डायग्राम में अगर आप देखें कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, इसका मैं कह देता हूं ये मास m, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, ये डिस्टेंस, ठीक है। और जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं तो इसके अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, फार्मूला है एम आर स्क्वायर, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जबकि ये तो आपके पास एक रेगुलर शेप के लिए हो गया ना। अब अगर इररेगुलर शेप और रिजिड बॉडी के लिए यही बात करूं मैं, तो ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो कि इररेगुलर है, और इस रिजिड बॉडी में हर पॉइंट को अगर मैं एक मास पॉइंट कंसीडर करूं, तो आप देखें कि एक बॉडी का मास m1, यानी कि इस पॉइंट का मास m1 है, तो इसका डिस्टेंस r1 है। फिर दूसरे पॉइंट का मास m2, इसका डिस्टेंस r2 है। फिर तीसरे पॉइंट का मास m3 है, इसका डिस्टेंस r3 है। फिर इसी तरह से फोर्थ पॉइंट का मास m4 है और इसका डिस्टेंस r4 है। और तमाम के डिस्टेंसेस मैंने कहां से कंसीडर किए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। ये देखें, लिखा हुआ m1 r1 स्क्वायर हो गया, फिर इसी तरह m2 r2 स्क्वायर, फिर इसी तरह m3 r3 स्क्वायर, फिर इसी तरह m4 r4 स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो जब आप सबको ऐड कर लेते हो तो आपको इस पूरी बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पता चल जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम रिजिड बॉडी के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो आप देखें सबसे पहले तो ये है कि मैंने जो मैथमेटिकल फार्मूला इसका लिखा था, उससे हम इसकी यूनिट जो है उसको भी ड्राइव कर लेते हैं, और बल्कि यूनिट हम लिख लेते हैं। जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस फार्मूले को अगर देखें तो इस फार्मूले से आपको इसकी यूनिट्स का पता चल जाएगा। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं, तो ये तो इसकी यूनिट्स हो गई, जो कि एसआई यूनिट है। और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं, तो मास की डायमेंशन क्या होती है किलोग्राम की, उसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल, और उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। अच्छा, अब ये दोनों चीजें लिखने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखें, इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये है एंगुलर मोशन, ठीक है ना। जिस तरह से लीनियर मोशन में इनर्शिया रोल प्ले करता है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में रोल प्ले करता है, एंगुलर मोशन में, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम लिखें कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो हम लिख सकते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस, और उसमें हम ये पॉइंट लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल, plays the same role in angular motion, in angular motion as inertia
इनर्शिया इन लीनियर मोशन। ठीक हो गया। तो यही चीज हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, और ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट के बाद अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी पर। तो देखें, जो हमारी रिजिड बॉडीज होती हैं उनको रिजिड क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पर होता है, और क्योंकि वो पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर होते हैं तो उनका जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उनका जो सम होता है वो किसके बराबर आता है, एम आर स्क्वायर के। जैसा कि मैंने ऊपर आपको ड्रॉ किया, उस डायग्राम को अगर हम यहाँ पर देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ शो किए हुए थे, इन पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर अगेन लिख सकता हूँ। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, उसे हम लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। और ये तो देखिए ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स है जो कि हमने ड्रॉ किए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे क्योंकि मैथ्स इतने सारे हैं। एक रिजिड बॉडी के अंदर हर पार्टिकल का कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा ना, तो उसे हम m n r n स्क्वायर तक लिख देते हैं। अब जब इन सब को आप ऐड करते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम इस तरह लिखते हैं। ये सिंबल हम यूज करते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं कि इसमें तमाम पार्टिकल के मैसेज को मैंने लिख दिया mi r i स्क्वायर, और आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है, n तक। आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है, n तक है। तो आप यहाँ पर आई की जगह 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये है, रिजिड बॉडी। ठीक है। और रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं लोकेशन पर। अब यहाँ पे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो वैसे तो उन्होंने बड़े सारे दिए हुए हैं लेकिन सारे यूज होते नहीं है। तो एटलीस्ट कुछ के तो आप याद कर लें। जैसे होता है सॉलिड सिलेंडर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 m r स्क्वायर। थिन लूप या थिन हुप, इसे होल रिंग भी कहते हैं। थिन हुप के अलावा इसे हम रिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, ये रिंग शेप का है ना, तो ये थिन हुप हो गया या रिंग हो गया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह यूनिफॉर्म स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपने क्या करना है, अभी जाकर हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, तो एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैंने अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अर्थ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्फेयर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो इस वजह से ये तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए। एक हुप का, एक सिलेंडर का, और एक यूनिफॉर्म स्फेयर का। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मौजूद है। उनमें सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर, ये दो हैं। मैं यहाँ पर उनके बारे में लिख देता हूँ कि इन केस अगर एमसीक्यू आ जाए आपके पास तो आपको इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एटलीस्ट जो है वो पता हो। तो सॉलिड स्फेयर की अगर मैं बात करूं और होलो स्फेयर की बात करूं, तो देखिए सॉलिड स्फेयर तो यही है जो कि मैंने यूनिफॉर्म स्फेयर की बात की, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो सॉलिड स्फेयर ही तो है। तो सॉलिड स्फेयर बराबर होता है 2/5 m r स्क्वायर के। जबकि इसी के अगेंस्ट में मैं होलो स्फेयर की बात करूं, होलो स्फेयर का मतलब जैसे टेनिस बॉल होती है, तो टेनिस बॉल अंदर से क्या होती है, खाली होती है ना, तो उसे हम कहते हैं होलो स्फेयर। और इस होलो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लिखते हैं 2/3 m r स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, फिर मैंने आपको जो है वो रिंग का और सॉलिड सिलेंडर का बता दिया। बाकी सॉलिड रॉड जो होती हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती हैं, ये आपके पास होलो सिलेंडर्स होते हैं, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें कि अगर मैं तीन चीजों को कंपेयर करूं, एक है थिन लूप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप
देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर। और स्फेयर कौन सा? सॉलिड स्फेयर। ठीक है ना? अब देखें कैसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप किसके बराबर है? वो है एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर बड़ा है ना किससे? सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर। और सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बड़ा कौन है? तो वो आपके पास है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो अगर आप देखें कि जब आप डिवाइड करेंगे इस चीज को, तो मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। 1/2 को मैं लिख सकता हूं ना, 0.5 एम आर स्क्वायर। और 2/5 को मैं क्या लिखूंगा? तो अगर आप देखें तो ये हो जाता है 0.4 एम आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो 2 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0.4। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले जो नंबर है उधर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। ठीक है? तो यहाँ पर 1, यहाँ हाफ हो गया, और यहाँ उसका भी कम हो गया। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तीन चीजों की बात की जाए, हुप की, सिलेंडर की और स्फेयर की, तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर का होता है, और सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? रिंग का होता है। अब यहां पर ये बात तो समझ आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा और किसका कम, लेकिन ये बात हमें बताती क्या है? अगर मैं कहूं कि तीन चीजें हैं, और इन तीन चीजों को मैं एक इंक्लाइंड से क्या करता हूं? ड्रॉप करता हूं। ठीक है ना? लेट से मैं यहां पर एक सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, और वो सरफेस है इंक्लाइंड। और इस इंक्लाइंड पर मैं क्या करता हूं? इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को रखता हूं, और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को वहां से ड्रॉप कर देता हूं एक साथ। ठीक है? तो लेट से ये हमारे पास एक इंक्लाइंड है, और इस इंक्लाइंड में मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स लिए। एक ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, एक ऑब्जेक्ट है हूप, और एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है? तो ये मेरे पास जो है वो एक शेप बन गई। सही है? अच्छा, अब इस शेप के अंदर हम क्या करते हैं? तीन ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास है सॉलिड स्फेयर। ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्ट है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर को मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर देता हूँ कि ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है। अच्छा, और तीसरी चीज जो है वो है रिंग। रिंग जो है वो इस तरह की। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या हो गई? रिंग हो। अच्छा, इन तीनों को क्या किया जाता है? सेम हाइट से ड्रॉप किया जाता है, और तीनों जो है वो क्या करते हैं? रोल डाउन करते हुए कहां पर आते हैं? फ्लोर पर। तो मैं इनको नंबर दे देता हूं। स्फेयर का जो नंबर है वो 1 है, सिलेंडर का नंबर है 2, और जो रिंग है उसका नंबर है 3। ठीक है ना? इन तीनों को हमने नंबर से डिनोट कर दिया। तो आप मुझे बताएंगे कि 1 2 3 में से कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? 1 पहले पहुंचेगा, 2 पहले पहुंचेगा, या 3? 3 वाला। देखें, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या पढ़ा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी? ये वो रेजिस्टेंस थी जो अपनी स्टेट को क्या रखना चाहती है? मेंटेन रखना चाहती है। ठीक है ना? अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो वो रोटेशनल मोशन में ही रहना चाहती है। अभी ये तीनों क्या है? रेस्ट में। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेट को चेंज करने में मुश्किल किसको होगी? तो वो है 3 वाला। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है ना। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसको अपनी स्टेट रेस्ट से मोशन में लाने में क्या होगा? ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। दूसरे नंबर पे कौन है? सिलेंडर। और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? स्फीयर का। इसका मतलब सबसे पहले अपनी रेस स्टेट ऑफ रेस्ट को कौन चेंज करेगा? स्फीयर। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? यहां पर सबसे पहले पहुंचेगा नंबर 1 स्फीयर। दूसरे नंबर पे कौन पहुंचेगा? सॉलिड सिलेंडर। और सबसे आखिर में कौन पहुंचेगा? रिंग। वजह क्या है? क्योंकि
हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब ये देर में आएगा। स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब ये जल्दी जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी स्टेट को चेंज करने की एबिलिटी इसके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नब्यूल्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।